बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, सीएम धामी ने अधिवेशन में लिया हिस्सा। आज अधिवेशन में रखे जाएंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ी। हरिद्वार में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई हुई तेज। स्थानीय और बाहरी की लड़ाई में कूदे हरीश रावत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियां। बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय। इस बार भी श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद। हल्द्वानी हिंसा में बड़ी कार्रवाई। 3 नामजद उपद्रवी गिरफ्तार। पेट्रोल बम और लूटी गई मैगजीन बरामद। हल्द्वानी हिंसा में घायल पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने की मांग। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना। 18, 19, 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार। मौसम विभाग का उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ी। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बढ़ी सरगर्मियां। हरिद्वार में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई हुई तेज। स्थानीय और बाहरी की लड़ाई में कूदे हरीश रावत। हरीश रावत ने फेसबुक पर इस मामले में डाली पोस्ट। स्थानीय प्रत्याशी की मांग करने वालों पर बोले, हमारे प्यार में कुछ खलनायक भी तो होंगे। कुछ इस प्रकार से हरीश रावत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि तभी तो फिल्म पूरी होगी और पहाड़ी तो मैं हूं। मुझे तो 1 किलोमीटर दूर से ही लोग पहाड़ी कह देंगे। देहरादून वाले भी मुझे बाहरी कह देंगे। हरिद्वार में जहां कई प्यार करने वाले मिलते हैं, तो कई चिकोटी काटने वाले भी मिल जाएंगे। उनके प्यार से मुझे हरिद्वार के प्यार की खुशबू आती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बढ़ी सरगर्मियां। खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई हुई तेज। स्थानीय और बाहरी की लड़ाई में कूदे हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्थानीय और बाहरी की लड़ाई में कूदे और इस मामले में उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्थानीय प्रत्याशी की मांग करने वालों पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। वहीं बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार भी श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय हो चुकी है। केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय हो चुकी है। केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया को खोल दिए जाएंगे। बीते वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चल रही हैं तैयारियां। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बार भी श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में चारधाम पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, उनके अनुसार बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय हो चुकी है। अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वही बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना। 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार।
अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग का उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना। जिस तरीके से तेजी से मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है, उसको देखते हुए 18 फरवरी की शाम 7 बजे से बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो वहीं 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 तारीख की रात से ही मौसम में बदलाव की संभावना पूरी है और 19 और 20 को बर्फबारी के साथ साथ बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। और इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कोटनाला भी जुड़े हुए हैं। शुभम, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी तो वहीं पूरे राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 फरवरी की शाम से बारिश जो मौसम है वो बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, देखें तो दूसरी बार की बारिश अब उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने इसकी संभावना जताई है और उन्होंने बताया है कि 18 तारीख की शाम से ही ये मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस वक्त जब हम देखें तो इस वक्त मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन 18 तारीख यानी कि आज की शाम से ही मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और तमाम प्रदेशों में यानी कि 3 दिन का एक अलर्ट जारी किया गया है। 19 से लेकर 21 फरवरी तक 3 दिन ये बारिश का मौसम पूरा बना रहेगा। और वहीं हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भारी बर्फबारी के आसार भी वहां पर बताए गए हैं। 5 जिलों में जहां की उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ अधिक ऊंचाई वाले जिलों में 3000 मीटर से ऊंचाई वाले जिलों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार बताए गए हैं। और इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक द्वारा ये चेतावनी भी दी गई है कि थंडर स्टॉर्म भी इस दौरान देखने को मिल सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं तापमान में भी एक कमी देखने को मिलेगी और मौसम जो अभी तक बिल्कुल। और शुभम, वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है, बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो इससे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कुछ नुकसान हो सकता है अचानक से इस मौसम के बदलाव में? जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना उन्होंने बताई है कि जब मौसम बदलने वाला है इसमें बहुत भारी से और भारी बर्फबारी भी इसमें ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और पूरे प्रदेश में क्योंकि ये बादल छाए रहने की संभावना है और 3 दिन जो है आने वाले 3 दिनों में लोगों को अपनी जो तैयारियां हैं उसको भी करना आवश्यक है। खास तौर पर अगर आवागमन की हम बात करें तो बर्फबारी होने से उन्होंने पूरी संभावना जताई है कि 2 फीट से ज्यादा की बर्फबारी कई जगह पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप अपनी गाड़ियों और वाहनों को खास तौर पर इस जब आवागमन उसका किया जाए तो उस पर ध्यान दिया जाए कि इस तरह से कोई दुर्घटना ना हो। और इसमें 3 दिनों के मौसम में 18 तारीख यानी कि आज की शाम से ही मौसम पूरा बदलना शुरू हो जाएगा और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी, कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका अतिरिक्त जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 18 तारीख की शाम से मौसम के एक बार फिर से बदलने की संभावना है, जहां पर पूरे राज्य में बारिश तो वहीं पहाड़ी राज्यों में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में आज से बारिश बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट किया गया जारी। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में जारी किया गया येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में जारी किया गया येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ जिले में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट किया गया जारी। 3,500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना, और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, उसका असर कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश का येलो अलर्ट उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में जारी कर दिया है। बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने के विरोध में एनएसयूआई ने देहरादून में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय देहरादून का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प हुई। पुतला दहन करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कई नेताओं को चोटें आई। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई का कांग्रेस नेताओं ने जमकर विरोध किया है। वेंडेटा के तहत दमन की पराकाष्ठा कर रही है, मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट्स फ्रीज कर रही है, उसमें अपेक्षा क्या की जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से? हम घर पर तो नहीं बैठ सकते, हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो संविधान हमें इजाजत देता है, और शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के हमारे छात्र जो हैं नेहरू कॉलोनी में, और महानगर कांग्रेस कर रहा था सचिवालय रोड इनकम टैक्स ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा था। बैरिकेडिंग लगाकर हमेशा की तरह पुलिस प्रशासन ने रोका, लेकिन फिर खबर मिली कि एनएसयूआई के युवाओं के साथ हाथापाई की गई है, जोर आजमाइश की गई है, पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया है। और इतना ही नहीं, बल प्रयोग के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर उनको थाने ले जाया गया और बंद कर दिया गया। धामी सरकार ने 350 करोड़ रुपए की लागत से बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को इसके संचालन के लिए दी गई फर्म से खाली करा लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों और खेल विभाग के साथ अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने पर सरकार की ओर से यह कार्रवाई की गई। खेल मंत्री के मुताबिक स्टेडियम के संचालन के लिए 5 साल पहले फर्म में देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लिमिटेड को अधिकृत किया था, लेकिन फर्म ने खेल विभाग के साथ अनुबंध में की गई शर्तों को पूरा नहीं किया। फर्म ने विभाग को न तो 12 करोड़ की बैंक गारंटी दी और न ही 2.8 एकड़ भूमि को खेल सुविधाओं के लिए विकसित किया। इसके अलावा अनुबंध में की गई कुछ अन्य शर्तों को भी पूरा नहीं किया। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक शुरू हुई। बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर भी बूथ का निरीक्षण करें। यदि कहीं पर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मूलभूत सुविधा नहीं है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दे। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजनीतिक दलों से मिलने वाले विभिन्न प्रस्तावों को देखें और उसका नियमानुसार निस्तारण करें। आठ फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस द्वारा 3 वांटेड आरोपी भी शामिल हैं। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के सभी 14 आरोपी, जिनके द्वारा पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने के साथ साथ पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने वाले आरोपी हैं। पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के पास से कई पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएसी के जवान से लूटी गई कार्बाइन मैगजीन भी बरामद की है। अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है, और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किए हैं। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है,
और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। और उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।